इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति के ऊपर एक क्वेश्चन है। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में क्या इनकरेक्ट है? चार ऑप्शंस हैं। हम चारों ऑप्शंस को देखने से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कंपोजिशन थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 389 मेंबर्स थे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। उस टाइम दो तरह का भारत था। एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते हैं उनको, जो गवर्नर के अधीन थे और जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जैसे एमएलएज होते हैं। और दूसरा था ब्रिटिश का इंडियन स्टेट्स कहते हैं या प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब राजाओं का इलाका, लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे इसलिए उनको प्रिंसली स्टेट्स लिखते हैं। 560 प्लस थी प्रिंसली स्टेट्स और 11 के करीब थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। साथ में 4 यहाँ पे सीसीपी थे। सीसीपी यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एक सीरीज लाया हूँ। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे का, एसएससी का दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दे रहे हैं, किसी भी तरह के, पुलिस की, आर्मी के, सीडीएस, एफकैट तक आपको ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसमें मैं 60 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पॉलिटी सारी कवर करा दी जाएगी, तो रेगुलर जरूर देखिएगा। अब 389 मेंबर्स थे कैसे? उसमें लिखते हैं कि पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड, यानी कि काफी का इलेक्शन हुआ और काफी जो बच गए बाकी वो नॉमिनेटेड थे। अब ये जब मैंने 389 का डिवीजन करना तो उसमें आगे 296 और साथ में आगे 93। तो 296 तो हो गए इलेक्टेड, लेकिन वो इलेक्टेड भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना उनको। सितंबर 1946 में इलेक्शंस हुए 11 सूबों के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर। वो लोगों ने जो लोग चुने, उन लोगों ने आगे जाके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स चुने। यानी कि जैसे आज की डेट में एमएलए एमपीस जो हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, जबकि हम लिखते ये हैं कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, बट वी डू नॉट इलेक्ट प्रेसिडेंट डायरेक्टली। हमारे चुने हुए लोग चुनते हैं। तो ऐसा ही उस टाइम हुआ, तो इसलिए डायरेक्टली तो इलेक्शन का नहीं लिखेंगे, और इलेक्टेड हैं भी तो नॉमिनेटेड भी आएगा। नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकित करना, नॉमिनेट करना। यानी कि एक राजा है, ठीक है, पटियाला का राजा है, वो देखता है कि सरदार चरण सिंह जो है ये इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, एडवोकेट हैं, तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग में भेज देते हैं, वहां का मेंबर बना देते हैं। तो उसको बोलते हैं नॉमिनेट करना। कोई इलेक्शन की प्रोसेस नहीं होती। अब जो 292 है उसके भी दो हिस्से हैं। उसमें 292, 296 के, सॉरी, और 4, जो 4 है वो हमारी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं। यानी कि वो डायरेक्टली उस टाइम के सरकार के अधीन थे, उनके अपने गवर्नर्स थे, जैसे आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना चंडीगढ़ वगैरह के लिए या दिल्ली के लिए। तो इसको बोलते हैं ABCD। ए अजमेर मारवाड़ जो राजस्थान में है, बी ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, सी कुर्ग जो आज की डेट में कर्नाटका में है, और डी दिल्ली। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से 4 मेंबर्स आए, और 292 हमारे 11 प्रोविंसेस से आए। उसके भी 3 कम्युनिटी बनाई उन्होंने, उसको कहते हैं SMG, यानी सिखों से चुनेंगे, उनके लिए रिजर्वेशन रखी उन्होंने, मुस्लिम्स के लिए रखी, और बाकी सारे जनरल कम्युनिटी में आ गए। और 1:10 लाख, यानी कि उसको कहते हैं 1 मिलियन के बराबर, क्योंकि 1 मिलियन 10 की पावर 6 10 लाख के बराबर होता है। तो ये प्रोपोर्शन था उनका, ठीक है। और 10 लाख में से लिया गया, लगभग 35 करोड़ प्लस आबादी थी, उस हिसाब से 350 लोग बनते हैं प्लस, तो 389 मेंबर्स लिए गए, ठीक है। इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हुआ, पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड, ये पढ़ना है। 4 इलेक्शन कमीशन हो गए और 93 हमारे मेंबर्स नॉमिनेट। अब ये आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थ्योरी क्या है। देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये जो पहली बार प्रपोजल दिया था MN रॉय ने दिया था 1934 में। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट के पायनियर थे, यानी कि शुरुआत के नेता, जिन्होंने इनको फाउंडेशन किया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में ये बोला जाता है कि जो असली प्रपोजल दिया वो जिसके बेस पे हमने बनाया, 1946 में रिकमेंड किया कैबिनेट मिशन प्लान ने कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म कीजिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन आया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था,
क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, वो ही हमारे कानून बनाते थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग इंडिया में आए। पैथिक लॉरेंस जो हेड थे उनके, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो से पहले भी आ चुके थे 1942 में, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर जो व्यापारिक मामलों के मिनिस्टर थे। तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। तीनों ने इंडिया में विजिट किया, हमारे लोगों से मीटिंग की, लीडर से, और ये डिसाइड हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए और हमने जो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग करी थी, उसके बाद 11+1 मीटिंग्स के बाद हमने 1949 के 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसके लिए आज उस दिन को हम नेशनल लीगल डे कहते हैं, नेशनल लॉ डे कहते हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, सब इसी को कहा जाता है। लेकिन 3 प्रोविजन जो है को छोड़ के बाकी हमने संविधान को डिले कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को प्रॉपरली हमने इंप्लीमेंट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक हमने लागू किया 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 2 महीने इसलिए वेट किया कि यही 26 जनवरी 1930 को हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में मनाया गया था। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लाहौर के 29-30 दिसंबर को ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो उसको रिमार्केबल बनाने के लिए हमने ये दिन चुना। इस जो सारे प्रोविजंस थे वो कुछ 3 को छोड़ के हमने सब 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। अब पूछा था 3 प्रोविजन कौन से थे, तो 3 थे। एक इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रोसेसेस, दूसरा सिटीजनशिप का मुद्दा था, भारत की पार्टीशन के बाद उसके भी कानून बनाने पड़े, और प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये जब तक हमारी पार्लियामेंट नहीं बनी तो इसको प्रोविजनल पार्लियामेंट बोला गया, क्योंकि इसके 2 काम थे। एक तो ये जितने कानून देश के बन रहे हैं वो जीबी मावलंकर साहब हेड होते थे उसके